हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग अलेक्जेंडर पोप के वर्क्स की बात करेंगे और इनके वर्क को हमने डिवाइड कर लिया, मतलब हमने अलग अलग वीडियो में इनके वर्क को कंप्लीट किया है। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। अब ये है आज पार्ट 3 और इस वीडियो में हम अलेक्जेंडर पोप के जितने भी वर्क बच गए हैं जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में नहीं किए थे, उन वर्क को आज हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम कल अदर राइटर्स की बात करेंगे जो भी ऑगस्टन एज से बिलोंग करते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। दोनों की यूज़र नेम एंड लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यूज़र नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पोप्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर इन 1725। पोप शेक्सपियर के वर्क को एडिट करते हैं एंड शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए जितने भी वर्ड्स हैं उनको रीरोट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और एक कंपाइलेशन तैयार करते हैं और उस कंपाइलेशन का नाम रखते हैं एडिशन ऑफ शेक्सपियर। तो पोप जब शेक्सपियर के वर्क को एडिट कर रहे होते हैं तो पोप ये पाते हैं कि शेक्सपियर के वर्क में कुछ 15 से 16 लाइन ऐसी हैं जो बहुत बुरी तरीके से लिखी हुई है, मतलब वो बैडली रिटन है, एक्सेसिवली बैड, जिस पर पोप ये कहते हैं कि उन्हें लगता नहीं कि ये 15 से 16 लाइन शेक्सपियर ने लिखी होंगी। तो जब पोप ये कहते हैं कि ये 15-16 लाइन ऐसी हैं जो पोप को लगता ही नहीं ये शेक्सपियर ने लिखी होंगी, इन लाइंस को पोप एक्सक्लूड कर देते हैं, अपने वर्क्स में इंक्लूड नहीं करते, इनको रीरोट नहीं करते। ओके, तो पोप ने क्या कहा एडिशन ऑफ शेक्सपियर में कि शेक्सपियर के वर्क को जब ये एडिट कर रहे थे तो 15 से 16 लाइन ऐसी थी, कुछ 15-16 लाइन जो बैडली रिटन थी, इसीलिए पोप ने उन लाइंस को एक्सक्लूड कर दिया और इस एडिशन में इंक्लूड नहीं किया, शामिल नहीं किया। इसी बात पर लुईस थियोबाल्ड गुस्सा हो जाते हैं। लुईस थियोबाल्ड को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो लुईस थियोबाल्ड शेक्सपियर रीस्टोर्ड करके एक पैम्फलेट पब्लिश कर देते हैं और इस पैम्फलेट में ये पोप को क्रिटिसाइज करते हैं। लुईस थियोबाल्ड जो हैं ये पोप को क्रिटिसाइज करते हैं, किसमें? शेक्सपियर रीस्टोर्ड में। और थियोबाल्ड क्या कहते हैं इस पैम्फलेट में? थियोबाल्ड कहते हैं कि जो भी पोप ने ये कहा है शेक्सपियर के बारे में कि 15 से 16 लाइन बहुत ही बुरी तरीके से लिखी गई हैं शेक्सपियर के वर्क में, ये सब बातें पोप ने झूठ कही हैं। ठीक है, लुईस थियोबाल्ड क्या कहते हैं? ये पोप के लिए कहते हैं कि पोप ने झूठ कहा है, पोप इज़ अ बिग लायर, कि शेक्सपियर के वर्क में 15-16 लाइन बैडली रिटन है। इस बात पर अलेक्जेंडर को भी गुस्सा आता है, अलेक्जेंडर पोप को भी। फिर अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो थियोबाल्ड को डनसियार्ड में जो है क्रिटिसाइज कर देते हैं, इन पर सटायर कर देते हैं। डनसियार्ड जो है ये सीरीज़ में लिखी गई थी और पहले इसे एनोनिमसली पब्लिश किया गया, फिर इसे बाद में अगेन पब्लिश किया गया 1742 में। इट इज़ मॉडल्ड ऑन ड्राइडन्स मैकफ्लैक्नो और इसमें मॉक हीरोइक सटायर का यूज़ किया गया है। इसमें डंसिस एंड ग्रब स्ट्रीट राइटर्स को सटायर किया गया, उनको रिडिक्यूल किया गया है। डंसिस कौन है? जो बैड राइटर्स हैं या जो बैड क्रिटिक्स हैं, उनको रिडिक्यूल किया है। और ग्रब स्ट्रीट राइटर्स किन्हें कहा जाता था? जो कॉपी पेस्ट करके लिखते थे। ठीक है, कि कहीं से उठाकर लिख डालना, जिसे प्लेजरिज्म भी कहते हैं। तो जो भी राइटर कॉपी पेस्ट करके लिखते थे उनको ग्रब स्ट्रीट राइटर कहा जाता था। द डनसियार्ड में पोप थियोबाल्ड पर सटायर कसते हैं और 1728 में थियोबाल्ड को रिडिक्यूल करते हैं। जब 1728 में इस वर्क को पब्लिश किया जाता है एनोनिमसली, तब थियोबाल्ड का जिक्र किया जाता है और उनको सटायर किया जाता है। फिर जब अगेन डनसियार्ड को 1742 में जब रीपब्लिश किया जाता है रिवाइज्ड वर्जन के साथ, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये कोली सीबर को प्रेज करते हैं। कोली सीबर कौन रहे हैं? ये पोइट लॉरिएट भी रहे हैं। तो कोली सीबर को पोप प्रेज कर कर ये कहते हैं कि कोली सीबर जो हैं
उनको थियोबाल्ड मतलब थियोबाल्ड कभी भी कोलिसीबर की तरह नहीं लिख सकते, एंड कोलिसीबर जैसे राइटर्स का नाम खराब करते हैं थियोबाल्ड जैसे राइटर। डंसियार्ड में रॉबर्ट वॉलपोल को भी सेटायर किया गया है, इनको भी टारगेट में रखा गया है क्योंकि रॉबर्ट वॉलपोल के टाइम पर बहुत ज़्यादा करप्शन था इंग्लैंड में, तो इसी वजह से रॉबर्ट वॉलपोल पर भी डंसियार्ड में सेटायर किया गया है। फिर पोप अपने लेटर पीरियड में फ़िलोसॉफिकल पोम्स लिखते हैं, और जो भी ये फ़िलोसॉफिकल पोम्स हैं ये इन्होंने किसके इन्फ्लुएंस में लिखी? लॉर्ड बोलिंगब्रोक। बिकॉज अगर हम पर्सनली अलेक्जेंडर पोप की बात करें, ये ना तो फिलोसोफर रहे, ना ग्रेट थिंकर थे, और ना ही इन्होंने फ़िलोसफी की कोई ऐसी नेचुरल लर्निंग या ट्रेनिंग ली थी। तो सिंपली जो है फ़िलोसॉफिकल पोम्स वो लॉर्ड बोलिंगब्रोक का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर साफ साफ देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी फ़िलोसॉफिकल पोम्स इन्होंने लिखी हैं? टू लॉर्ड बाथर्स्ट, ऑफ द यूजेस ऑफ रिचेस, ऑफ द यूज ऑफ रिचेस, ऑफ द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ मैन, ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ वीमेन, एंड ऐसे ऑन मैन। एंड ऐसे ऑन मैन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जो है ये आपको अदर पोम्स के सिर्फ नाम याद रखने, इनको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एन ऐसे ऑन मैन that is published between 1732 and 1734. It is kind of a philosophical poems that written in heroic couplet. इसमें 4 epistles की बात की गई है. All these epistles were addressed to Lord Bolingbroke. इस वर्क में मैन का रिलेशन दिखाया है विद यूनिवर्स, टू हिमसेल्फ, टू सोसाइटी एंड टू हैप्पीनेस. बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैन का क्या रिलेशन है इस संसार में खुद के साथ, एज एन इंडिविजुअल, सोसाइटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ. और इस वर्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन. विंडिकेट का मतलब क्या होता है? प्रूफ करना. मतलब यहाँ पर अगर हम पोप की फिलोसॉफिकल पोम्स की बात करें तो पोप जो है वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास जताते हैं, फेथ दिखाते हैं. So the objective of this work to vindicate the ways of God to man. और अगर हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो हमने उसमें पढ़ा था जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. तो मिल्टन का ऑब्जेक्टिव क्या था पैराडाइज लॉस्ट में? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. तो यहाँ पर याद रखना ये डिफरेंस दोनों में. Now this poem is kind of an affirmative poem of the faith. Because according to Alexander Pope, he says that life can be chaotic, life can be difficult and confusing as well, but whatever the God has aligned for us, it is good for human being because it is really divinely ordered. अगर पोप के वर्ल्ड में देखा जाए तो पोप कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और भगवान ने जो भी चीज़ें अलाइन की हुई हैं वो बहुत सही तरीके से अलाइन की हुई हैं क्योंकि ये हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी हैं. वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू, इट इज़ गुड फॉर यू. एंड ही सेज एवरीबडी शुड हैव रिलाई ऑन होप. एक दिल में हमेशा आशा बना के रखनी चाहिए, एंड दैट होप कैन डेवलप द फेथ. नाउ ऑल एंड ऑल इन दिस पोएम Alexander Pope says that man must believe in God. Man must be aware of the existence of God and existence of himself as well in the universe. And whatever the God is giving you, whatever he brings to the universe, उस चीज़ में हर एक इंसान को विश्वास होना चाहिए जो भी भगवान यूनिवर्स में देता है. नाउ इट इज़ द मैन्स ड्यूटी टू बी गुड, टू डू गुड रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन, एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. मतलब लाइफ जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकती है, कन्फ्यूजिंग हो सकती है, ख़राब हो सकती है, बट हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए. इट इज़ द मैन्स ड्यूटी टू स्ट्राइव टू बी गुड रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन. सो दिस इज़ काइंड ऑफ द मैसेज पोप इज़ ट्राइंग टू गेट अक्रॉस टू द रीडर्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अलेक्जेंडर पोप का नेक्स्ट वर्क है इमिटेशंस ऑफ हॉरेस. फिर ये एक एपिस्टल लिखते हैं जिसमें ये अपने फ्रेंड डॉक्टर आर्बुथनोट को रिस्पॉन्स करते हैं. एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनोट, इसी का एक सबटाइटल है प्रोलॉग टू द सेटायर्स. Alexander Pope wrote this work when he came to know that his friend Dr. Arbuthnot was on deathbed. और ये एक पर्सनल राइटिंग है पोप की. यहाँ पर जो पोप हैं वो एपिस्टल में
डॉक्टर आर्बुथनोट की बात का रिप्लाई करते हैं। और किस बात का रिप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना। देखिए, जो डॉक्टर आर्बुथनोट हैं वो पोप को कुछ बात समझाते हैं। एक्चुअल में देखिए, पोप के ना वैसे तो दो एनिमी होते हैं, एडिसन एंड लॉर्ड हर्वे। तो जो पोप है ना, ये लॉर्ड हर्वे पर बार बार सटायर करते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं। तो इसी बात पर डॉक्टर आर्बुथनोट पोप को कहते हैं, माई डियर फ्रेंड डू नॉट मैस विद लॉर्ड हार्वे, क्योंकि लॉर्ड हार्वे जो हैं वो क्वीन कैरोलिन की गुड बुक्स में आते हैं और इस वजह से तुम परेशानी में या डिफ़िकल्टी में पड़ जाओगे, तो तुम जो है वो हार्वे पर बार बार अटैक मत किया करो। इसी बात का रिप्लाई पोप इस एपिस्टल में देते हैं। ओके, तो इसीलिए ये एपिस्टल लिखते हैं, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनोट। जब आर्बुथनोट पोप को मना करते हैं कि वो हार्वे पर अटैक ना करें, हार्वे से पंगा ना लें, तो इसी बात का रिप्लाई पोप इस एपिस्टल में देते हैं। तो पोप अपने दोस्त को क्या लिखते हैं, अब वो सुनिए। वो यहाँ पर एक तो एडिसन के लिए पोप कहते हैं कि ये एक एटिकस है, एज अ एटिकस इनको रिप्रेजेंट किया गया है। ये कहते हैं कि एडिसन एक टैलेंटेड इंसान है, एक टैलेंटेड मैन है, बट उनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी है। पोप कहते हैं कि एडिसन वांट्स टू डोमिनेट द लिटरेरी वर्ल्ड। एडिसन इस लिटरेरी वर्ल्ड को डोमिनेट तो करना चाहते हैं, बट ये एक कावर्ड हैं, क्योंकि ये दूसरों पर तो अटैक कर देते हैं, लेकिन ये दूसरों से अटैक करवाने से डरते हैं। मतलब दूसरे अगर इन पर अटैक करें तब ये डर जाते हैं, अदरवाइज ये दूसरों को तो डोमिनेट करना चाहते हैं, बट ही फियर्स और ही गेट्स अफ्रेड ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय देम। पोप लॉर्ड हर्वे को स्पोरस बुलाते हैं, अ मैन हु ड्रिंक्स द मिल्क ऑफ डोंकी, एंड ये जो स्पोरस है इट इज़ यूज्ड फॉर होमोसेक्सुअल पीपल और गे पीपल, गे के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड। तो यहाँ पर वो लॉर्ड हर्वे को पोप स्पोरस बुलाते हैं, एंड ही सेज दैट हु इज़ केपेबल ऑफ किलिंग अ बटरफ्लाई विद हिज व्हील्स। बटरफ्लाई विद हिज व्हील्स, इसका मतलब क्या है? हिज व्हील्स का मतलब यहाँ पर है कि जो पोप के सेटायर्स हैं, और बटरफ्लाई किसे कहा गया है? लॉर्ड हर्वे को कहा गया है। तो यहाँ पर जो पोप हैं वो इस वर्क में रिस्पॉन्स करते हैं विद द ओपनिंग लाइन, शट शट डोर गुड जॉन फटीग्ड आई सेड। ठीक है, देखिए, जब आर्बुथनोट अलेक्जेंडर पोप को मना करते हैं कि वो लॉर्ड हार्वे से पंगा ना लें, तो इस बात का रिप्लाई जब अलेक्जेंडर पोप अपने एपिस्टल में देते हैं, तो इस एपिस्टल की ये ओपनिंग लाइन है, याद रखना ये ओपनिंग लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है ये एग्जाम में। और इसी बात पर कहते हैं ये, शट शट डोर गुड जॉन फटीग्ड आई सेड, दैट मीन्स कि वो कहते हैं व्हाई वुड आई मेक फन ऑफ अ स्पोरस, कि मैं एक स्पोरस का फन क्यों बनाऊंगा। सो ऑल एंड ऑल पोप वांट्स टू से लॉर्ड हर्वे एक स्पोरस है एंड ही डजंट इवन डिजर्व माई सटायर्स ऑल्सो, सो आई कैन नॉट वेस्ट माई सटायर ऑन हिम। तो इस तरीके के रिप्लाई जो है अलेक्जेंडर पोप इस एपिस्टल में देते हैं। नेक्स्ट जो इनकी फिलोसॉफिकल पोम है, एपिस्टल टू अ लेडी, जिसका एक और टाइटल है ऑफ द कैरेक्टर ऑफ विमेन। वैसे तो हमने इसको ऊपर पढ़ा था अभी, लेकिन इसको डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको पता हो कि इसमें किस बात पर जो है किस बात पर एम्फेसाइज किया है पोप ने। 1735 में इसे पब्लिश किया गया। इसमें ये अपनी फ्रेंड मार्था ब्लाउंट को प्रेज करते हैं और ये एपिस्टल मार्था ब्लाउंट को डेडिकेट करते हैं। और अलेक्जेंडर पोप ये कहते हैं कि मार्था ब्लाउंट अपनी प्राइवेट लाइफ में बहुत खुश हैं, वेयर एज जो अरिस्टोक्रेटिक वाइफ्स हैं वो सज धज कर बैठ जाती हैं एंड अपने आप को किटी पार्टी में बिजी रखती हैं, आर्टिफिशियल लाइफ में बिजी रखती है, वेयर एज मार्था ब्लाउंट अपनी प्राइवेट लाइफ में कितनी खुश है। तो इस तरीके का ये वर्क है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट रिमेनिंग वर्क्स दैट वी हैवंट रेड येट। नेक्स्ट रिमेनिंग वर्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। एन एपिस्टल टू बर्लिंगटन, दिस वर्क वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड बर्लिंगटन हुज रियल नेम वॉज रिचार्ड बॉयल।
जिनका रियल नेम क्या था, रिचर्ड बॉयल, जिनको लॉर्ड बर्लिंगटन के नाम से भी जाना जाता था। फिर इनका नेक्स्ट वर्क है एलोइजा टू एबिलार्ड। फिर इनका नेक्स्ट वर्क है द टेम्पल ऑफ फेम, जो कि जोफ्रे चौसर के वर्क से इंस्पायर है। जो जोफ्रे चौसर का कौन सा वर्क है, हाउस ऑफ फेम, उससे इंस्पायर होकर इन्होंने ये वर्क लिखा था। फिर इनका नेक्स्ट वर्क है विंडसर फॉरेस्ट, जो कि एक टोपोग्राफिकल पोम है। इसको 1713 में लिखा गया। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय डेनहम कूपर्स हिल। ठीक है, तो डेनहम के वर्क से ये लिया गया है। एंड फिर इन्होंने लिखा ओड फॉर म्यूज़िक ऑन सेंट सेसिलियाज डे। तो यहाँ पर जो है हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। हमने अलेक्जेंडर पोप के ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट वर्क को अच्छे से कर लिया है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और जैसे रेप ऑफ लॉक है या जो अदर पोम्स है जो इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एपिस्टल्स थोड़े इम्पोर्टेंट हैं जैसे ऐसे ऑन मैन और एक ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इनको थोड़ा सा आप डिटेल में कर लेना, इनकी समरी कर लेना। आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे इनकी समरी मिल जाएंगी। पर जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है ना, और उस टॉपिक में जो भी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। ओके, थैंक यू so much for watching this video. This side Priyanka Gaur. I wish you all the best. Keep learning. Thank you.